देखिए बच्चों, हिंदी जो है 3 सेक्टर में बटा हुआ है। एक सेक्टर है गोधुली, दूसरा सेक्टर है इसका वाणिका, और तीसरा सेक्टर है व्याकरण। तीसरा सेक्टर क्या है समझिएगा ध्यान से। और ये जो दोनों है ये बीटीसी के द्वारा चलाया गया किताब है, बिहार बोर्ड के द्वारा चलाया गया एक किताब है। ये किताब है वर्णिका और गोधुली, वर्णिका और गोधुली। अब व्याकरण में और किताब में दोनों से ये 50-50 अंक बटा हुआ है। इससे 50 अंक आता है और 50 अंक इससे आता है, समझिएगा। 50-50 दोनों से ये आता है। और यहां पर इतने खतरनाक बच्चे हैं, 50 और 50 बटा हुआ है ना बबुआ, 50 और 50। अब सुनो, इस 50 में से 10 नंबर ये वर्णिका रखा हुआ है, 10 नंबर वर्णिका रखा हुआ है। दूसरा चीज एक और बात जान लो कि आपको जानते हैं ऑब्जेक्टिव का जमाना आजकल, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। तो इस 50 में से 15 नंबर सब्जेक्टिव आएगा और 35 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक इसका उल्टा व्याकरण से 35 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब सुनिए कि इसमें क्या आता है। अब इस 15 नंबर के सब्जेक्टिव में से ठीक से कि 4 अंक वर्णिका से आता है। 2 गो क्वेश्चन आंसर किससे आएगा, वर्णिका से आएगा, और 6 गो अंक आएगा ऑब्जेक्टिव का, ये वर्णिका से आएगा। अब बाकी जो आएगा किससे आएगा, गोधुली से। अब आता है व्याकरण में कौन सा सेक्टर होता है। तो व्याकरण में आपको सेक्टर होगा आपका गद्यांश, जुड़वा देते हैं एक नंबर हम, गद्यांश। इसके बाद में पत्र या संवाद, पत्र या संवाद, गद्यांश पत्र या संवाद है। इसके बाद में निबंध, निबंध। 2 गो गद्यांश आता है 10-10 नंबर का, तो कितना हो गया 20। एगो संवाद लिखिए नहीं तो पत्र लिखिए 5 नंबर का, तो कितना हो गया 5। और एगो निबंध आता है 10 नंबर का, समझ में आ गया। तो ये 35 नंबर का ये रखा हुआ है। अगर आप बढ़िया से पढ़े तो आपका भी 98-99 लाना असंभव नहीं है, क्योंकि आ चुका है, बता रहे ना। तो ये बस अक्षर इसमें मायने रखेगा, अक्षर बस इसमें मायने रखेगा, और कैसे लिखते हैं ये मायने रखेगा। तो ये पूरा हिंदी का लेखा जोखा है। चलिए हम लोग देखते हैं वर्णिका का पहला पाठ। वर्णिका का पहला पाठ एक्सरसाइज 1। वर्णिका में आप लोगों को देखा जाएगा अगर तो टोटल 5 गो चैप्टर है। कौ गो चैप्टर है टोटल, 5 गो चैप्टर है। 5 गो में से पहले चैप्टर का नाम है दही वाली, दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा। ये कहानी है पारिवारिक बेस पे। हर परिवार में ऐसा कुछ झगड़ा उगड़ा चलता रहता है, सास बहू का झगड़ा है इसमें। ये कहानी जो है ये बिल्कुल ही सास बहू पे आधारित है। इसमें कोई हंसने वाला बात नहीं है। हर किसी के घर में सास बहू का तनाव चलता रहता है, ये झूठ नहीं है। इसी को कहानी में दिया गया है कि उसको तनाव को कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए। लेखक बताते हैं कोई ना कोई सीख देना चाहता है हर कहानी के माध्यम से। चलिए पढ़ते हैं। देखिए जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास जी हैं। कौन लेखक हैं इसके, आपको याद रहना चाहिए। देखिए 12 गो चैप्टर पढ़ना है गोधुली में गध का, और 12 गो पढ़ना है पद का। 12-12 कितना हो गया। अब 5 गो पढ़ना है वर्णिका का, यानी कि कितना हो गया 29। 29 पाठ के लेखक का नाम, इनका जन्म तिथि, इनके माता पिता का नाम, ये सब आपको याद रहना चाहिए। इन्हीं से भी पक्का है कि 2-4 नंबर का, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है खाली लेखक से, कि लेखक, इस पाठ के लेखक कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, ये पूछता है।
तो चलिए बताइए, दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। चलिए पढ़ते हैं श्रीनिवास जी के बारे में, यहां पे दिया हुआ है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। तो पूछेगा कि मास्ती वेंकटेश अयंगार किसके लेखक का नाम है? श्रीनिवास जी का। उनका जन्म 6 जून, श्रीनिवास जी का जन्म देखो, जन्म कब हुआ था बच्चों? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1800 कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहां हुआ था? कोलार कर्नाटक। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। देहावसान मतलब होता है मर गए हैं श्रीनिवास जी, जिंदा भी। ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की सभी विधाओं का उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सड्डा कथे गुल्लू को 1968 में पुरस्कृत किया। चलो, लेखक का नाम क्या है बच्चों? श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। अयंगार समझ में आ जाएगा ना। इसके बाद में इनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक ना बच्चों। कहां जन्म हुआ था इनका? कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहां जन्म हुआ था इनका? कोलार कर्नाटक में हुआ था। और इनका देहावसान हो चुका है। इनके कहानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 1965 में ना, 1968 में। कौन से कहानी को? सड्डा कथे गुल्लू। सड्डा कथे गुल्लू इसको किया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियां सभार से ली गई है। इसका हिंदी अनुवाद BR नारायण ने किया है। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मतलब ये कन्नड़ में कहानी लिखा हुआ है, कन्नड़ में लिखा हुआ है, कन्नड़ भाषा में। लेकिन इसको हिंदी में किसने लिखा है? BR नारायण ने। किसने लिखा हुआ है? चलिए बताइए, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक का नाम? श्रीनिवास। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1800। इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। कहां जन्म हुआ था? कोलार कर्नाटक। 1968 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस कहानी संकलन पे? सड्डा कथे गुल्लू। ये कहानी जो लिया गया है कन्नड़ कहानी से लिया गया है। किस कहानी से लिया गया है? और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? समझ में आ जाएगा। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अब क्या है? मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही की दिया करती हैं। अभी भी दूध का हिसाब चलता होगा कि बारी का मतलब होता है कि आप 1 महीना तक दूध दीजिए, 1 सप्ताह तक दूध दीजिए, उसके बाद आके पैसा ले लीजिए। तो इसी को बारी कहा जाता है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। कितना लोग रोज रोज भी पैसा देते हैं और कितना लोग 1 महीना पे, 15 दिन पे, 8 दिन पे, जैसे उनका जरूरत होता है वैसे पैसा दिया जाता है। तो मंगम्मा हमें बारी से दही दिया करती है ना। कि लेखक को जो मंगम्मा दही दे रही है वो बारी के हिसाब से दे रही है। किस हिसाब से दे रही है बच्चों? पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तो वह हमारे घर में आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती। मतलब क्या होता है ना, कोई कोई नहीं होता है, बहुत अच्छा आदमी होते हैं तो उनके घर आदमी घूम लेता है एक बार जब भी जाता है होता है। तो वैसे ही माँ जी किसको कहा गया है? लेखक जो हैं उनको, लेखक की पत्नी को, कि ये जो लेखक हैं ये आकर के लेखक के घर आके घूम के चली जाती है। कौन जाती है? मंगम्मा। मंगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। और कहती है कि माँ जी दही ले गई, बड़ी बढ़िया दही है, हमें आवश्यकता होती तो ले लेते और उस दिन के हिसाब से पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह औलूर के पास की किसी गांव की है। मंगम्मा का गांव कहाँ था? औलूर के पास था। नहीं बोलता है कि अरे सासाराम के बगल में हमारा गांव है, तो वैसे ही औलूर के पास उसका गांव था। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। उसके गांव का नाम क्या था मंगम्मा के? वेंकटपुर। बोलो, नॉट बेंग, बेंग नहीं, वेंकट, क
आते समय हमारे मोहल्लों से होकर जाना पड़ता था और जाते समय भी हमारे तरफ से। मैं जरा उसे अच्छी तरह से बात कर लेती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही खत्म करके और जाते समय दोनों पास मेरे पास आया करती। वो थोड़ा सा लगाव हो जाता है तो आदमी आता है घूमते वक्त, हाँ क्या हाल है, फिर जाते वक्त भी थोड़ा सा बोल लेता है। आंगन में आती, थोड़ी देर बैठती, बातें करती, पान सुपारी खाती। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर गांव खाकर गांव चली जाती, मतलब वो भी खाती थी। नॉट बाप रे, इट्स खाती थी। खाने दो, क्या दिक्कत है? ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो अपनी सुख दुख का बात भी बताती, मुझसे सुख दुख पूछती, भला क्या सुनाती। अब सोचो, औरत बैठेगी दो जगह तक, क्या बतियाएगी? सुख दुख बतियाएगी, क्या सुनाएगी? यही कि बिल्ली ने, अब बताओ, दही बेचने वाला अपन दही वाला ना बात बताएगा, बिल्ली ने दूध पी गया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, यह दुनिया ऐसी ही है, कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती। बाद में कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उनमें बहुत घनिष्ठता हो गई, अब दोनों दोस्त बन गई। ठीक है, कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा सवेरे सवेरे आई, आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। अंदर से लड़का आया, बोला हाँ लूंगा, और हाथ पसार लिया, दो दही दो। मंगम्मा ने मटकी से अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया। मंगम्मा का एक दही निकाली बढ़िया सा, और ले बबुआ खा ले, जरा माँ जी को जल्दी भेज, मुझे जाना। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मंगम्मा किस चीज में दही बेचती थी? मटकी में। किस में बेचती थी? इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या। अब देखो, बोल रही है कि सोना जैसा लड़का पैदा की है, लेकिन इससे क्या बात है? लड़के की बड़े होने की देर है, फिर पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा के पीछे पीछे घूमता है, उसे यह बात की पता ही नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है कि मर गई। बोल रही कि जैसे ही आएगी बहू, तो माई को क्या करेगा? ये भुला जाएगा। मैंने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया, तेरे बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भौरे को भौरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। मैंने इस पर पूछा कि तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है। मैं भी चुप रही, घरवाला तो है, पर सच बेचती हूँ, कहती हूँ माँ जी, अमृत बेचती रही और पति खा गई। समझो बात ये क्या कह रहा है? हो कह रहा है ना कि मंगम्मा का जो पति था, मंगम्मा का एगो बेटा था। मंगम्मा का क्या था? एगो बेटा था। जब लड़का का नहीं देखा ना कितना अच्छा लड़का बा, लेकिन अयसन के कैसन घर के अक्का करिहसन एक साथे कोनो ठीक नहीं है। तो वह बता रही थी, तो बता रही थी देखो बेटा था। तो वो कोई पूछेगा ना कि का हो गया, ऐसे काहे बोल रही है? तो बोला कि तुम्हारे घर कुछ गड़बड़ हुआ है का? तो उसका जो पति था ना, वो थोड़ा मगम्मा को नहीं देखता था, वो कुछ दूसरे औरत के पीछे क्या करता था? पड़ा रहता था। वही बोल रही कि हमको, मतलब हम सही से नहीं रहते थे और दूसरी औरत के पीछे क्या करता था? पड़ा रहता था। तो वही बोल रही है, खिसिया के बोल रही है। इसके बाद में घर वाला, हाँ चुप रहो, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर एक बात आपको कहती हूं, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब आए तो अच्छे अच्छे कपड़े लता पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही दुख हुआ कि उसके अनुभव के पीछे कितना दुख छिपा हुआ है। हाँ, मैं बोली, हाँ मगम्मा, बात 16 यानी सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गो गुण है।
कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से मसान ही जगता है। ऑब्जेक्टिव आएगा आया है कि आदमी को बस में करने का मगम्मा के अनुसार कितने गुण हैं, 3 या 4। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। अब वो बता रही है कि कैसे किया जाए। कोई अच्छा स्वाद की चीज बनाकर दीजिए, आंखों को तृप्त करने वाले अच्छे अच्छे कपड़े लते पहनकर घूमे ओढ़कर, दुखी रहने पर हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, बार बार मत मांगिए। पैसा जोड़कर पढ़ने पर 2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। वो बोल रहे कि कुछ पैसा जोड़ के आप उनको भी दीजिए, लीजिए ये मिला कर सामान लेते आइएगा। ये सब टोने टोटके हैं। घरवाली ऐसा करे तो घर वाला कुत्ते की तरह रहता है। लेखक भी खतरनाक है। अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात से चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे क्या कर दिया, ठीक है जाओ हम समझेंगे इस बात को बाद में। कोई 15 दिन पहले मगम्मा जब घर आई तो उसे लगा कि बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? वो बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो पल्लू से आंसू पोंछने लगी। बेचारी पोंछने लगी कि दिक्कत है। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया का? उसने कहा माँ जी ऐसा ही हो गया। अब हुआ क्या है देखो, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अब ये गलती कही है कि नहीं कही है? ठीक है मान लो राक्षसी जैसा है, लेकिन मुंह पे हाँ एक बार नीचे हम गए ना तो एक लड़की को सब कोई चुड़ैल चुड़ैल कह रहा था। नहीं सब कोई नहीं, उनकी दोस्त थी, सब चुड़ैल चुड़ैल कर रहे थे। हम सच्चा घटना बता रहे हैं। तो आई हमसे, नीचे गए सही जैसे आप लोग जाते हैं ना छुट्टी करके, बोले सर हमको चुड़ैल कह रही है। तो हम समझाए वो लोग को देखो ठीक है मुंह पे बोले आप भी मुंह पे कम से कम मत कहो, मुंह पे कह दो कि बढ़िया है ठीक है। केवरी राजसी ऑब्जेक्टिव आया है कि मगम्मा ने अपने बहू को क्या कह करके संबोधित किया था, राक्षसी। और हम लोग के गांव देहात में भोजपुरी में इसको राक्षसीन कहा जाता है। वो लोग को राक्षसी नहीं कहने आएगा, राक्षसीन कहेगी। अब फिर तो घर में रामायण होइबे करेगा, रामायण नहीं महाभारत। हम राक्षसीन हई। अच्छा इसको निपटाने का उपाय क्या है बताओ? राक्षसीन कोई कहे ना तो कहो कि बच के रहिएगा। राक्षसीन मांस खाती है, कभी आप ही को निपटा देंगे हम। तो वो बोलेंगे ना ना तू बढ़िया है। बुझा रहे ना, थोड़ा सा संभाल के देखो। पढ़ी लिखी रहेगी ना बहू अगर, तो थोड़ा सा पढ़ी लिखी नहीं समझदार रहेगी तो संभाल लेगी, और नहीं तो अगर कहीं लड़ाकी मिल गई हुआ काम। अब वो घर में पक्का है कि अब शीत युद्ध चालू। शीत युद्ध का मतलब आरोप प्रत्यारोप चालू। सुनो कहानी इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो वो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, वो लड़ाकिन किस्म की थी वो। खूब सुनाई उसने। लो आप एक के वर्ड में पूरा बात कह दी, वो बेचारी कम रहेगी। तब मैंने उसे कह दिया तेरे घर वाले की मां हूं, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दो उसे। बोले रुक रुक आवे दे हमारे लइकवा के। एक लिखबे था। अब इसकी कौन आ गई? एगो बीच में कैरेक्टर में गौरव आ गई ना, बहू आ गई। कौन आ गई? बहू। बहू सास में क्या हुआ है? लड़ाई। किस बात को लड़ाई? पोता को। एगो पोता भी है इसका मतलब एगो पोता भी है ना, एक पोता भी है। तो इसी को पीट रही थी, तो ये जाके इससे लड़ बैठी कि काहे पीट रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये सही है कि गलती है? बेचारी डांट रही थी तो मतलब अगर एक बात बताओ, चलो ना अपने पे ले लो। मान लो कि अगर माँ अपने बेटे को पीट रही है, अपने बेटे को पीट रही है, तो दादी का उसमें झगड़ा करना सही है कि गलत है? रुको इस तरफ से, सही है कि गलत है? सही है। हाँ तू लोग जी
गलत है, इसको पीटना चाहिए इसको। तो ये दादी डांटेंगी तो गलती है, झट उंगली से लड़ाई करेंगे। अब चलो देखते हैं, ए चुप रहो। हाँ अब क्या कही कि आवे दे लइकवा के सिखा रहे हैं, तो हमरे से जबान लड़ा रही है। वह महाराजा घर आया, कौन महाराजा है वो? उसका बेटा। मैंने बोली देख भैया, इसने बेमतलब इस अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा और मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। हाई कोर्ट में केस चल गया, अब देखते हैं जज का फैसला सुनाएंगे। तू अपनी घरवाली को जाके अकल सिखा। बोले कि जाके तनी करके सिखाओ। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे आ गई। बोले ये हमारा क्या सिखाइए, लड़का अगर उधम करता है तो मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इसे पैदा किया है वैसे मैंने उसे पैदा किया है। हाँ बोली कि जैसे तूने उसे पैदा किया वैसे मैंने भी उसे पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है, सास को सुना रही है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूं, पर वह बोला। अब लड़का बोल रहा है, हाँ मां वो अपने बेटे को मारती है तो तुम उसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। लो उल्टे इन्हीं पे सुना दिया अब कि तू कर झगड़ा में क्या पड़ रही हो। मुझे दंड दो। बोला कि तू हमको डांटो, तब मैंने क्यों रे, मुझसे ही गलती हुई क्या। और बोल रही कि हमरे से गलती हो गया क्या जी। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, मेरे मुंह से बात निकल गई। क्या रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक, मुझे गाली दे तो भी ठीक, बहुत अच्छे। वह कल कह दे कि मां को निकाल तो तू क्या मुझे बाहर निकाल देगा। अब लइकवा बोल रहा है। इस पर वह बोला और किया कहीं किया जा सकता है। और किया ही किया जा सकता है। अगर तुम कहो तो घरवाली रहेगी या मैं नहीं रहती, तो मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती थी, तो बेचारी को कौन सहारा देगा। तो बोला कि अगर तू कहीं कंडीशन लगा दे कि ई घर में रही चाहे ई घर हम घर में रहम, तो अब बताओ इसको सहारा कौन देगा। पत्नी के बारे में बोल रहे हैं कि इसको सहारा बेचारी को कौन सहारा देगा। मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। हमरा के। तो बोला कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, हम तोरा के क्या पोसेंगे। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूं। रोज रोज महाभारत होता था। इस पर कहा ठीक है, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूं, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर मैं चली आई माँ जी। बुझा रहा है ना। वो बोला कि ठीक है आज हम अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो मैंने दही लेकर पैसे दिए, जाने दो मंगम्मा घर जाओ ठीक से रहो। बोली यूं कि जाओ घरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगले दिन मंगम्मा आई, पिछले दिन जैसा दुखी नहीं दिखी, लेकिन मन पहले तरह की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। अब ये बात हो गया ना, झगड़ा वगड़ा हो गया। लड़का बोला कि ठीक है तुम्हारा मर्जी, तुमको अलग कर दो। बोली कि दोपहर से हम अलग हो जाएंगे। और फिर बोल के झगड़ा अलग नहीं हुई, चुपचाप घर से दही लेकर चली गई। लेकिन अगला दिन जब आ गई ना, तो आई तो दही बेचने, तो थोड़ा अजीब जैसा दिख रही थी। तो पूछी माँ जी कि क्या हुआ, कुछ झगड़ा वगड़ा निपट गया। तो वो बोली कि वह निपटने देगी क्या। बहू को बोल रही है को निपटने देगी झगड़ा। कल जब दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। वो तो खाली कहिए के गई थी कि अलग हो जाएंगे, और पतो जो थी सब बर्तन वर्तन अलग रख दिए है। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च एक तरफ रखकर खुद खाकर पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। मतलब हल्के हल्के बना के खाना चालू।
अब बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा सा हिट्टू बनाकर खाया, शादी के बाद बेटा अपना रहता है माँ जी, ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं, अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। तो झगड़ा इस सास बहू का बड़ी अंत तक जाता है, जाती थी। लेकिन आज ठीक उसी समय उसने बच्चे को कहीं लेकर चली गई थी, तो लड़कों को हमारा भीड़ नहीं आने दे रही है। वही लड़कवा जो के कारण महाभारत हुआ है। जानती हूं बाजी यह वह उसकी चाल है, मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊं। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। देखो इसमें उनका मगम्मा का भी गलती है। मान लो कि हो सकता है कुछ कामे हो लड़कवा को लेके गई, लेकिन ना वो तो कहेगा कि ना हमरे चलते चोरैले बिया। इधर उधर की कुछ बातें की, मैंने मगम्मा को विदा किया। बाद में 1-2 दिन बाद मैंने नहीं उठाई, वो बोली कि अभी से इस बारे में बातें नहीं करेंगे। ऐसा लगा कि वो अलग रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा कि माँ जी जो आज मखमल पहनती हैं वो कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा क्यों मगम्मा? तो वह बोली कि इतने दिन बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रहूं, अब भला क्यों जोड़ू? अब मैं भी मखमल का, मैंने कहा कि एक के 7-8 रुपए लगते हैं मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से कपड़ा वह लिया और सिलने को दे दिया। दूसरे दिन पहन के आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक साड़ी नसीब नहीं हुई तो वह किसी और के पीछे लग गया था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वो अभी अलग हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार? वो मखमल का कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के आई और दिखा रही है, देखिए तो अब हम कैसी लग रही हैं। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण मगम्मा दुख से थोड़ा मति भ्रम हो गया है। उनको लगा कि तेरा माइंड अगर घूम गया है का, ये ना कोई कहेगा कि दिमाग सनक उनक गई काई। अब जब ज्यादा दुख आता है तो हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा पर सोचा कि इस जैकेट के चक्कर में दूसरों से झगड़ा मोल न लेना पड़ेगा। ये करे चलते टोन और मत छोड़ने लगे वो कि फिर से क्या हो जाएगा, वहां पे झगड़ा चालू हो जाएगा। पर मैंने कुछ ना कहा। गांव का एक लड़का बेंगलुरु पढ़ रहा था, वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे की तरह, हम जैसों की तरह जरा नसाफत में कॉलर में टाई पहनता था, जरा शौकीन था। वो बेंगलुरु में पढ़ने वाला लड़का था, गाँव में रहता था, टाई वही पहनता था, तनी बढ़िया से रहता था। एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली। टोक दिया। और गांव देहात में तुम नया कपड़ा पहन के चलोगे तो कहेंगे कहां जाते रहो कहां जाते रहो। 5 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 5 लोग का सब लोग मिलेंगे। तब मगम्मा ने कहा क्यों रे लड़के, यो बातें बढ़ बढ़ करके कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है तो मैं जैकेट नहीं पहन सकती? दोनों में तू मैं हो गई। और पास लोग तू मैंने झगड़ा जैसा हो गया। पास में 4 लोग खड़े थे, वो जो हंसने लगे खड़े होके। अब जहां झगड़ा होता है आनंद लेने के लिए 2-4 लोग पहुंचिए जाएंगे। अगले दिन मगम्मा ने अब बात सुनाई। दूसरों की तो बात दूर, उसकी बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, लो बोले थे ना कि चालू होगा घर में भी। अब अचानक सासू माँ जो अलग हुई, नया नया कपड़ा पहन के घूमने लगी, तो तनी मनी तो बहू कहिए देखी कुछ ना कुछ। कहे कि जरूरी भी है कहना, कुछ ना कुछ तो कहिए देगी। क्या कहने लगी? अब बहू का कही दूसरों के कहा, बहू ने सुनाते हुए कहा था बहू को एगो जैकेट सिला के नहीं दी, सास अलग हुई तो मखमल की जैकेट पहनने लगी है। अपने घरवा चिल्ला रही थी कि हमारा के आज तक वो बढ़िया कपड़ा ना दिलो, और अपने अब अलग हो गई ना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूम रही है। मगम्मा के ब्याह में बहू को कर्णफूल, कांड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी, तगड़ी सब दिया था। बोली कि बताइए, ब्याह में हमारे सब कुछ चढ़वाए थे। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, लेकिन बहू को वो सब याद थोड़े ना रहेगा। अरे याद किसे रहेगा, भुलाएगी नहीं तुरंत वो। मगम्मा की उसकी बात सुनकर 2-4 बार चुप रही, फिर बाद में रोक ना पाई। अब वो रोज टोन छोड़ती थी। 2 चीज होता है, बहू का भी गलती है कर्म। एक दिन बोल के चुप हो जाओ, अब उधर से जब तक आवाज नहीं आएगा तब तक लगेगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। बुझा रहे ना? वो देखे होंगे घर और में जब झगड़ा चालू होता है तो ये को भुनभुनाता है, पहले तनकी सी हल्का साउंड रहता है, अतनी सी, अतने पर अगर उधर साउंड पहुंच जाएगा, उधर से आ गया तो उतने साउंड पे झगड़ा होता है। अब तनकी बढ़ जाता है। ये हम कहते रही
फिर वो दोनों बना तो और तेज, तब उधर से आवाज आता है, तब लगता है हाँ अब सुना गई बा, अब डेटा ट्रांसफर हो गया है, अब चालू हो गया, अब दोनों तरफ से वार चालू। शीत युद्ध 2-3 दिन तो बेचारी मगम्मत चुप हो रही, जाए दो, कहने दो, कहने दो, कहने दो, लास्ट में रहा नहीं गया, फूट पड़ी ये भी। एक दिन रात को बेटे से जाके कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, ताना दे रही थी ना, उसी को टोन कहा जाता है। कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया है? बोले कि वो कहती है कि हमरा के कुछ नहीं खिदिले, क्या कर हम कुछ नहीं खिदिले, बताओ। लड़कवा से जाके लड़ रही है। अब सुनाइयो रही है, कौड़े दिया, कणफूल दिया, झुमकी, पदक, ये सब दे रहे, मेरे दिए हुए नहीं है। अब बताओ, इतना अगर कोई कहे तो ई दिले बनी, ई दिले, आदमी क्या कहेगा, ले जा, तब सब यही खातिर दिले बड़ा, क्या दिले बहू कि सुनाइबू बाद में, तो ले जा सब उठा के, हम ना लेते हर कुछ दिहल। तो अब देखो, वो बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वह बोली अब तो घर वाला भी नहीं है, वो बोली कि तुम्हारे पति भी नहीं है, मगम्मा को, अपने ससुर को बोल रही है, और ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, अब कर्णफूल पहनोगी, तगड़ी पहनोगी, तो ले जाओ पहन लो। लो, तुम लोगों का बैठे पति ने कहा, क्यों रही, क्यों तो बकवास किए जा रही है। अब उसका लड़का जो था, उसके अपने पत्नी को क्या किया, डांटा, चुप रहा। फिर माँ से बोला, माँ तुम लोग का मैं झगड़ा मैं पसंद नहीं करता हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह का बात नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़का का जवाब सही था कि गलती था? सही था, देखा ना। आगे का स्थिति आएगा, उस समय सही या गलत कहना बड़ी मुश्किल होगा। सही था गलत है जी, पता काहे नहीं है, गलत था जी, नहीं करना चाहिए था इसे, क्या करना चाहिए था? अब बोला कि देखो तुम लोग झगड़ा मत करो, तुमको ले जाना है तो ले जाओ। मेरे हिसाब से ना बोलेंगे, छोड़ो। मेरे हिसाब से वो सही बोला था, ठीक है ना, क्योंकि झगड़ा कम से कम मत करो, तुमको ले जाओ, ले जाना है तो। ताना कसने का आ रही है, तू ही ना नौटंकी कर रही है, अलग हो गई तो नया नया कपड़ा पहन के घूम रही है तो। बहू है, तनी मनी तो बोलवे करेगी, बोलेगी तो सुन। अब इस पर मुझे बड़ा दुख हुआ, इसीलिए बुढ़िया ने पोते को भी पीटने से मना कर दिया। भला यह सब क्या हो रहा है? लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि यहां भी देखो झगड़े के कारण ऐसा ही होता है। देखो ये झगड़ा किसी बात का नहीं था, दोनों में एक दूसरे से, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी मोटी बातें भी क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, बेकार में झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। इतना घटना घट गया ना। अब चलो आगे चलते हैं। अब कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बड़ी भोली आदमी हैं, काम करवाना है तो आदमी कहता है कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, कहीं बैंक में रखवा दीजिए। बड़ी पैसा था इसके पास। कोई लोगों की उस पर आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही का बात है, हमारे गांव में एक रंगप्पा नाम का आदमी है, वह कभी कभार जुआ खेलता है और बड़ा शौकीन तबीयत का है। शौकीन मतलब मौज मस्ती वाला है। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा तुम्हें पता नहीं है? नहीं, वो दही लेकर आ रही तो कहीं से टपक पड़ा, पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी हो? मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा तुम्हें पता नहीं है? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है। आज के जमाने में भला कौन सुखी है? आजकल की लड़कों की जबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं। वह वैसे ही मेरे साथ साथ आया। चुप रहो। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैंने सोचने लगी पता नहीं क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, आंटी गुलकी जैसा होता है, काफी पैसे थे।
कहीं इसके लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला जरा चूना दोगी, चूना मांग रहा था, खैनी खाने वाला था। मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी वहीं मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता, बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूं, थोड़ा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ है। वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं है, पैसे को यहां वहां गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। तो थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूं कि तुम अपने बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्तु बनवाती रहती हो, पर वह तो बात नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगम्मा से कहा, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मगम्मा से रंगप्पा कहाँ मिलता था। अमराई के कुआं के पास। और वो क्या मांगता था उससे? कर्ज मांगता था। क्या मांगता था? कर्ज मांगता था। दूसरा चीज, वह जुआरी था। क्या था? मैंने मगम्मा से कहा, अभी ले आकर पैसा किसको देना चाहती थी? माँ जी को। तो बोली कि देखो हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे, हम पूछ के बताएंगे। मैंने उस बारे में से बात नहीं की। दूसरे दिन दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। वो लेखक की पत्नी से बोली कि पैसा रख लीजिए। तो लेखक की पत्नी बोली कि हम उनसे पूछेंगे, पहले अपने घरे पूछेंगे तब तुम्हारा पैसा लेंगे। वो अगला दिन पूछबो नहीं किया, वो पैसा लेके आ गई। लीजिए माँ जी, चलिए तनी गिन लीजिए घरवा में चल के। मैंने वो बोली कि हम अभी पूछे नहीं है, अभी रखे रहो, फिर बाद में लाना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई तक। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास भी पैसे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बांह पकड़ के बैठा लेता। मैं डर से बैठ गई। वो दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में मेरे घर वाले ने भी मेरा हाथ इस तरह से नहीं पकड़ा था। बाद में किसी और ने हाथ नहीं पकड़ा, आज इसने आकर के पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़ी रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने के लिए तुम मेरे घर वाले हो का? इतना कहकर मैं तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिस मड़वे तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई पसंद करने वाला तो मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरे घरवाले से भी ज्यादा आकर मेरे हक से हाथ पकड़ लिया। ये मतलब रंगप्पा कुछ अलग ही दिमाग का आदमी था, तो कुछ बदमाशी के चलते वो हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। एक यहां से सीख देने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसा भी स्थिति हो, घर के साथ रहना जरूरी है। घर में अगर फूट पड़ता है तो दूसरे लोग गलत निगाह उस पर डालते हैं। मैंने कहा कि यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा, चुपचाप जो जाओ घरे जाओ, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। मिट्टी डालने का मतलब काम खत्म करो उसका, और बेटे के साथ रह जाओ। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दोगे तब ना। तो घर में तो बैठ भी है, तो राक्षसी बैठी है वो, मतलब उसके हिसाब से बोलती भी तो है। बेटे से यह सब बता दो। माँ जी बोली वो कि जाओ घर जाके सब अपना बेटा से बात बता दो। बोले हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू मुझे मेरी जाति से बाहर करवा देगी। तू जान गोइल, तू हमरा के घर से निकलवा दी, गांव से निकलवा दी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूं, कल उनसे पूछ के रखिएगा। यह कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद आकर मिली और बोली, मतलब बात करके चली गई, दही बेच के फिर वो तो वापस आई तो फिर मिली। बोली माँ जी एगो बात हो गई, एगो घटना घट गया उसके साथ। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई टोकरी में रख ली थी, टोकरिया में तक मिठाई रखी थी। मंगम्मा ने पहले बताया था कि उसके पोते को वह अपने पास नहीं आने देती है, इसलिए मुझे समझ ना आया कि बच्चा कौन है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए? और कौन बच्चा माँ जी? मेरा पोता। पहले बोली थी कि नहीं आता है,
तो तू तो कहा था कि वो नहीं आने देती है, कही थी। तो बोले कि वो तो मना करती हैं पर बच्चा रुकता है, आंख बचाकर चला आता है, जरा कभी कभी दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाचने लगता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। चुप चुप, तो माई सुन ली तो तेरे को बुला ली, तो चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही असली खेल है, उसी के लिए तो थोड़ी सी मिठाई रखी थी। वह सूकापुर है ना, उधर से आ रही थी, एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा कौवा मिठाई की पुड़िया उठा के ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। कौवा का आदमी से स्पर्श जो है ना अशुभ माना जाता है, कौवा का आदमी से स्पर्श जो है अशुभ माना जाता है। समझ लो कि कहीं अब गड़बड़ होने वाला है, तो उसको लगता था ऐसा। तो सूकापुर में क्या हुआ था, उसका मिठाई लेके भाग गया था। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। वो बोले कि जाओ दोबारा खरीद लो, लेके भाग गया। तो ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो कहते हैं कि कौवे का आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा। तो माँ जी बोले कि उसे क्या होता है, तो कहते हैं उसे जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी का भी नहीं हो, अच्छा है जल्दी भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, आज जो भी हो आज ही हो जाए। बोले जाने दो, बढ़िया होगा, मर जाएंगे तो कम से कम जीत छूटेगा। तुम भी कैसी पागलपन की बातें करती हो, पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अब बाद में उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर। बोली कि घर चुपचाप जाओ। ओ, तो आपका कहना है कि कोई डर नहीं है। अरे डर वर कुछ नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती जाती है, दोबारा उस बारे मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। ये एगो क्या है, अंधविश्वास है कि ऐसा कुछ होगा तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। मगम्मा चली गई, उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही घर की बड़ी है, लेकिन लालसा छूटी नहीं है। बात तो सही है, आदमी जब छोटा रहता है सोचता है बड़ा हो जाए, बड़ा रहता है, फिर शादी होता है, बेटे होते हैं, बहू आती है, नाती पोता सब होता है, लेकिन सबसे झगड़ा के बावजूद भी मरना नहीं चाहता है। मर जाती तो मगम्मा मणि हो जाता है, इतना फजीयत हो रहा है, लेकिन ना मरेंगे भी नहीं, मरना भी नहीं चाहते हैं। मरने की इच्छा नहीं, अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं है। मैं भी तो लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे पड़ते के पड़ते हैं। घर में, बड़े घर में छोटा घड़ा समाया हुआ है। मैंने सोचा यह कैसे नाटकीय सूत्र है। अब सुनो, मगम्मा एक बार फिर घर आई तो एक समाचार दिया कि अब पोता माँ बाप को छोड़ करके उसके पास आ गया है। अब जो नाती है ना उसका पोता। अच्छा, नाती में और पोता में क्या अंतर है? आदमी बोलता नाती पोता वाला हो गए हैं। नाती पोता, नातिन होता है और पोती होता है। ये किसको कहा जाता है? एगो देवती होता है, एगो देवता होता है। दोनों में फर्क बताओ। देवता देवती, नाती पोता समझ में आता है? नाती किसको कहा जाता है? नाती पूछे मूर्ख लड़का, तुम्हारा नहीं है। किसको कहा जाता है? देखो, बेटी के जो बेटा बेटी हैं तो उनको नात नातिन कहा जाता है, और अपने लड़के का जब होगा बेटा का तो उसको कहा जाएगा पोता पोती। अब आता धेवता धेवती। घरे जाके पूछिएगा कि धेवता धेवती किसको कहा जाता है? हैं? ये समझ में चले। और नाना के लिए अब नाती नातिन हो, और दादा के लिए पोता पोती हो। बोलिए।
धेवता धेवती बता दें? आप घरे जाके पूछ लीजिएगा तनी बुजुर्ग लोगों से कि दादा चाहे दादी होंगे चाहे कोई होगा तो पूछेगा ना कि धेवता धेवती किसको कहा जाता है जी? नॉट धोती बोलिएगा, इट्स धेवता और धेवती, ये किसको बोला जाता है पूछिएगा। हम तो बताइए देंगे, हम तो बताइए देंगे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग हम ही ना दिख रहे हैं तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, अपना घर जाके पूछिए जा पहले। चलो देखो, नाता जोड़ने तुम लोग को आ जाता है अब? अरे नाता बड़ी जोड़ता है आदमी, हमको जोड़ने आ जाता है, हम जोड़ लेते हैं। अब जैसे तुम्हारी नानी की, मौसी की, चाची की भाई तुम्हारा क्या लगेंगे, ऐसा कुछ। चलो देखो जी, मगम्मा घरे आई तो क्या कही कि पोता उसके पास आ गया है। चुप रहो। बहुत खुशी हुई, उसकी साहस की प्रशंसा करते हुए बोली कि बीते भर का छोरा है। बीते भर का मतलब छोटी को लड़का है। मां को छोड़ करके आने का क्या मतलब है? कल दोपहर लड़के ने कह दिया कि फिर से मां के पास नहीं आऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, अब घर नहीं पूछा तो मां ने शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरी टांग पकड़ करके खड़ा हो गया और कोई चारा न देख करके मैंने कहा जा बेटा। बाप ने भी उसे वैसे बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा यह कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेली सोती थी, जरा डर लगता था। जो भी है मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता न करो कह करके आ गया। बहू ने सारी रात महाभारत मचाया। हुआ क्या है ना, मगम्मा के घरे मगम्मा का पोता आ गया है दादी के पास। बोला कि हाँ माँ बाई बाबू नाजिब तोहरे भी रहो। और उसके माँ बाप खूब आके बुला रहे थे, कह रहे आओ है नहीं आओ। वो बोला कि ना ना जाई। और घरे नौटंक पूरा महाभारत भइल बा, वो पूरा शोर मचाइए कि बिगाड़ दिल कि हमारा ई ऊ पूरा। अब बच्चे को पीटेगी तो क्या करोगी? ना ना, लाख जोर लगाने पर भी नहीं गया। सुबह यहां आते वक्त बोली कि तू अकेला कैसे रहेगा, यह कहकर उसके माँ के दरवाजे के पास खड़ा किया तो भीतर चला गया। वो बोली कि अब भेजा आ रहे थे तब उसके माँ के पास भेजे कि तू अकेले क्या करेगा घर में, जाओ। अब वो पूछ रही हैं कि अगर वो अब घर गई बा मार धके कूटी उगरमाई अब तब क्या करोगी? तो ना माँ जी, इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने का मन करता है। माँ जी जब हम इकट्ठे थे तो मुझे नहीं लगा कि बहू मेरी सुंदर है। बात तो सही है, नजदीक रहता है ना, जब आप साथ साथ रहते हैं ना तो माँ बाप का वैल्यू समझ में नहीं आएगा। जब बाहर निकलोगे ना तब समझ में आएगा कि माँ बाप का वैल्यू कितना है। तो पास रहने पर वैल्यू नहीं समझ में आता है। अब दूर से देखती हूं तो उसकी भाव ही चढ़ी रहती हैं, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। और वह ऐसा भी है, पता नहीं चलता कब घर आता है कब खेत पर चला जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी रहती हूँ, देखती हूँ इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी उसे भी तो लगता होगा ना, वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी ना तो मेरे साथ ही आएगा। 9 महीने पेट में रहकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। लेकिन कैसे कैसे पीट देगी? 9 महीना पेट में रखी है, पीड़ा सही है, तो ऐसे ही पीटती रहेगी। मुझे सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। अच्छा सही हुआ ना पोता आ गया उसके पास। मुझे लगा कि कुछ दिनों में झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का मां के पास गया और दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। अब देखो, अब लड़का क्या किया, अब लड़का उतने तक नहीं रुका, अब बोला कि अब दादी के साथ हम बंगलुरु जाएंगे, दही के साथ है। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही, मटकी, टोकरी और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसके समझ में ना आया कि क्या करें। तब बेटे और बहू ने आकर समझाया कि उस दिन हमसे गलती हो गई थी। आ गए सास के घर में बहू और उसके बेटे। काहे आ गए? क्योंकि लड़का पकड़ लिया था किसका गोड़ है, दादी का। और उसी समय आके माफी मांग ली कि हमसे गलती हो गई थी। अब तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगी माँ? बोली कि
चलो मान जाओ, अब हो गया जितना होना है, चलो साथ में रहते हैं। गांव के 4 बुढ़ों ने भी समझाया, सब कोई समझाता है कि देखो सही तो कह रहा है लेकिन बाप तो रह जाओ, वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती, बात तो सही है कि मतलब माँ को अब जाति रहने के लिए तो थोड़ा नीचता आ जाता ना, इसलिए बहू आया चाहे बेटा आया तो उसमें कोई उनको लगा कि नहीं हमारे घर में नाम है। मंगम्मा अपनी इच्छा से खुशी खुशी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास रहने का ही जिद पकड़ बैठा था, वो तो दादी के छोड़ते ना रहे साफ है एकदम। इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में रखा। जब बहू बनकर आती तो घर के खाने पकाने की जिम्मेवारी उस पर पड़ती है। वास्तव में यह बात है कि दही बेचने पर 4 पैसे आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हठ पकड़ ली। पोता कह रहा है कि ना हम दादी के तो 1 मिनट छोड़म ना, अब गोड़वे धके चलता रहता था, जाने जाती थी। होता होगा घर में ऐसा कोनो कोनो लिखवा। दादी दयालु होती हैं, अगर पैसा वैसा देती हैं तो पक्का उनके साथ घूमेगा पीछे पीछे, और डेराइवो नहीं करता है तनको। हैं दादी से डर लगता है तनको नहीं, लड़ बैठेगा, झगड़ो करेगा, पैसा मांगेगा। हाँ एकदम 1 मिनट छोड़ता ही नहीं था। अब आकर के बहू बोली कि ऐसा करो, धूप में इतना तुम बाहर काहे जाती हो, भला कितना दिन ये काम करोगी, घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। बहू बोले कि अब हम दही बेचने हम जाएंगे, आप घर में खाना बनाइए, खाइए, आई पोता के साथ हमेशा रहिए। बात तो सही है। बहू कितनी अच्छी है ना, बहू अच्छी ही होती है, बस अच्छी लगती नहीं है वो सास को। लेकिन वह एगो रहती एकरा में और ना, एगो करेक्टर और रहता, बड़ा अच्छा लगता है। पूछो कौन है, छोड़ने वाला नहीं, एगो लड़की रहती ना में, ननद जिसको कहा जाता है। तो इसका करेक्टर कुछ अलग ही बनता है। अब कहे कि मैवा हमेशा पक्ष किसका लेती है, लड़कियां हर बात गलती चाहे सही बढ़ा चढ़ा के बताने में, माई रे ऐसे ऐसे कैले हई। घर में झगड़ा लगाने वाला सबसे बड़ा खलनायक जो होती है, नहीं नाम कहेंगे, आप लोग भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कोई नहीं है, लेकिन ज्यादातर उन्हीं के कारण हो जाता है। हर बात जाके माँ को कौन बताती है, वही तो बताती है जाकर। अरे वो कितना दिन बताएंगी। फिर जाने के बाद तो वह बची अंजा, फिर सही हो जाता है सब कुछ, लेकिन जब फिर घर आएगी तो फिर चालू हो जाता है। नौटंकी कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा होता है घर में कि देखो माँ है, बेटी है और बहू है, ये घर में होता है। देखिए अब आप सबके साथ ऐसा होने वाला है, फैमिली तो सबका होगा ना। तो अब यहाँ पे देखो आगे बताते हैं इससे निपटने का उपाय क्या है। एक बात जान लो, जब तक ये बेटी रहेंगी घरे तो इनका भाव कम रहेगा, ये इनसे जाके बोल भी नहीं करेंगे कुछ हो, ज्यादातर सब किसके पास रहेंगी, इनके पास। अब इनका विदाई हो जाएगा मान लीजिए, तो अब कौन बच गया, ये दोनों। तब तो ये दोनों खूब मिलकर जुल के रहेंगी। फिर क्या करेंगे कि फिर आएंगी तो फिर इनका कट जाएगा इनसे, फिर इनसे चालू हो जाएगा, ऐसा चलता रहता। फिर जाएंगी तो फिर ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर देखो बताते हैं, अगर घर में ऐसा स्थिति आ रहा है तो इसमें अब बोलोगे कि बेटों को लिखिए, वो क्या करेगा बैठ के, वो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप छोड़ दो। ये ज्यादातर इन्हीं को समझाएगा और नहीं तो किन्हीं को नहीं समझाएगा। ज्यादातर इन्हीं को समझाओ, नहीं तो किन्हीं को मत समझाओ, क्योंकि कोई समझाने वाला समझने वाला नहीं है। इसीलिए अपने काम पर निकलो। इन दोनों को निपट लेने दो, और निपटेंगी कितना दिन। चलो देखो अब इसमें क्या हुआ। अब आगे कहां थे हम, दही बेचने का। ठीक है मैंने कह दिया, साथ ही कह दिया कभी कभार मैं भी जाऊंगी, रोज का काम तुम ही करो।
अब एक दिन का हुआ, अब बताना था ना कि हम कहां कहां दूधवा दही बेचते हैं। एक दिन दोनों आई, एक के गोदी में बच्चा था, दूसरे के सर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, बोली कि यही है मेरी बहू। बुढ़िया अकेली क्यों रहे, इतने से मुझे बुला लिया। अब वो तारीफ कर रही है कि इसको लगा कि वही दिन राशि जी कर रही थी, अब उसको वो दयालु दयालु लगने लगी और बोली कि इतना दिन बुढ़िया कैसे रहेगी, इसीलिए हमको क्या की है, ये बुला ली है। और साथ में कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया है, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया कि देखिए यही बहू है। सास का काम होता है, ये कोई आता है तो बल्ले लेके दौड़ के बहू को दिखाती है, हाँ यही है, यही है। झगड़ा करेगी तब वो दिखाएगी, देखो यही है। बढ़िया रहेगी तो बढ़िया से दिखाएंगी, देखिए यही है। झगड़ा तो ये ही है। मैंने सास और बहू से बातें की, संयम से काम लेना चाहिए कहा, दो अकल की बातें की, दोनों को पान सुपारी दी। आजकल बहू ही दही लाया करती। देखो तो घर में सब कुछ निपट गया ना, कितना बढ़िया से निपटा सब कुछ। झगड़ा हुआ, फिर ये दोनों मान गए, अब बहू जाकर के अपना गलती सब मान ली। यानी कि बहू को झुकना पड़ता, ठीक है, बहू को झुकना पड़ता, ये जरूरी है। अरे झुकने में क्या दिक्कत है, पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी कहीं बेच देगी तो क्या करेगी। सास के बारे में इतना सुना था, अभी तक तो सब कुछ कौन सुनाया था, अब तनी बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। अब लेखक की पत्नी को थोड़ा सा हुआ उत्सुकता कि तनी जाने कि क्या कहती हैं। इसीलिए मैंने कहा अरे नजम्मा, नजम्मा कौन है, उसकी बहू है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। देखो किसी से अगर कुछ उगलवाना है, हल्का सा तारीफ, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब किसी पानी मांगना भैया से छोटका, अरे बबुआ तू तो बड़ी बढ़िया आदमी है, एक लोटा पानी लेके आओ ना। तो बोले हाँ हम तो बढ़िया है, हम तो ले देंगे। वो बोली कि तू तो बड़ी समझदार है, लेकिन सास को निकाल देना क्या ठीक है। तब बोल रही है सास को निकाल देने को क्या मैं राक्षसी हूं माँ जी, हम राक्षस हैं कि सास को निकाल देंगे। सास हो जाने का मतलब ये नहीं कि सब उसी का बात चलना चाहिए। बात तो सही है कि सास हो गई तो क्या सब बात तो नहीं चलेगा, हम तो कुछ बन के आए हैं। अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो नामर्द नहीं हो जाएगा। मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूं, भला मैं घर कैसे चलाऊं। यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया है, पासा पोला है, वह चाहे तो अपने बेटे पर हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती, तो मैं बहू कहां की रही। बात तो सही बोल रही है। तो अगर हम अपना लड़का को मार नहीं सकते हैं, दुलार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, तो फिर हम हाई कोची। तो वो बोली माँ जी बोल रही है कि बेटा तुम्हारा है, ये जताने के लिए तुम मारेगी ओकरा के, करे ना कि ये जताने के लिए पीटना जरूरी है क्या। मारना प्यार करना तो चलता है माँ जी, जब मारने पर पूछती है कि क्यों मारती हो, लेकिन जब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। बात तो सही बोल रही है, मारने पर तो पूछ रही है कि काहे मार रही है, लेकिन जब दुलारते हैं और खिलाते हैं, खाना खिलाते, तब काहे नहीं पूछती है कि काहे खिला रही है, काहे हंसा रही है। ओह समय क्या पूछो। अब इन सब में मत्था पची कौन करे। मेरा बेटा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। मैं बहू होकर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। मुझे मंगम्मा ने जब बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब ये बात कह रही है तो अब लग रहा है कि ये भी बात सही है। मैंने पूछा कि तो तुम्हें घर में कुछ छूट मिली, लेकिन अब कुछ छूट मिला है, पहले से जरा ठीक है। हाँ जरा संभल के चलना पड़ता है। अगर घर में झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे पैसे दे डाले। हमारे गांव में एक रंगप्पा नाम का आदमी रहता है। जब मेरी सास अलग थी तो उसने मेरी सास से कर्ज मांगा,
वह कर्ज देने के लिए तैयार हो गई थी। यह बात रंगप्पा से पता चला। तब मैंने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, वो मेरे घर में कदम मत रखना। किसी तरह झगड़ा निपटाने के लिए मैंने यह सब किया माँ जी। मगम्मा सोच रही है कि पोता आया है, अरे नहीं, भेजा गया है। उसे सिखा पढ़ा करके एकदम कि देख हमको तो बोला वही है जो गोड़ पकड़ लिए धैले रही है। एकदम सास शेर निकली तो बहुत सवा शेर निकली। वो पक्का पढ़ी लिखी है, बढ़िया से वो संभालना जानती है। मगम्मा लग रहा था कि पोता आया, इन्हीं तरह षड्यंत्र चल रहा है। सारा कारोबार का बागडोर देखो, एक तो घरों संभाल ली, कारोबारों छीन ली उससे कि लाओ दही अब हम बेचेंगे। अब घरे बैठ के खाना बनावा खाओ, चुपचाप घर में रहो, नहीं तो कहा पता कुल पैसा मगम्मा के दे देगी, के दे देगी रंगप्पा के ले जाके। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बोले कि मतलब लिखवा अपने मन ना गिरे है, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। ये सब बात बताने को थोड़े ही है, बोले कि सब बात बतावल जाला कोई ले, ये आदमी लोग कहाँ समझते हैं। अच्छा, ये बहू को आप लोग तेज मानोगे कि मूर्ख मानोगे? इस दोनों में मूर्ख कौन निकला? मां मूर्ख निकली हो। उसको लग रहा है कुछ हो रहा है, अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। मुझे लगा था कि मगम्मा भी औक्ल से कुछ कम नहीं है। अब उसके घर में सास और बहू की स्वतंत्रता में होड़ लगी है। उसमें मां बेटे और पति पत्नी है। मां बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। ये सारे संसार का किस्सा है, किसकी हार जीत होगी कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। लेखक ने बहू को किसका दर्जा दिया है? मगरमच्छ का। और ऊपर से बाह पकाकर बचाने की दशा मां की है। अब देखो जो बेटा का हालत है यही है, हेने मगरमच्छ है, तालाब, पैर खींच रही है पकड़ के, गिर, अम्मा ऐसे बचा रही है, लेकिन ऐसे अटका हुआ है। बिल्कुल ऐसे। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में यह नाटक चलता रहता है। और इस नाटक का कोई अंत समझ में आ गया? तो देखे ना, परपंच, किसका परपंच?